नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल अभय एजुकेशन में स्वागत है। हमारे आज के वीडियो का विषय है इतिहास के अति महत्वपूर्ण प्रश्न। ये प्रश्न आपको एसएससी, लेखपाल, रेलवे, यूपीटेट, टीजीटी, पीजीटी आदि एग्जाम में इन क्वेश्चनों को देखने को मिलता है। अब हम आपको इन क्वेश्चनों के बारे में बताते हैं। किसने बहुविवाह नामक पुस्तक लिखी? इसका आंसर है ईश्वरचंद्र विद्यासागर। ईश्वरचंद्र विद्यासागर 19वीं शताब्दी के एक महान शिक्षा शास्त्री एवं समाज सुधारक थे। समाज में व्याप्त कुरीतियां, बाल विवाह, बहुविवाह और विधवा का पुनर्विवाह न होने जैसी कुरीतियों को दूर करने के लिए ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने अथक प्रयास किए। इन्हीं के प्रयासों के फलस्वरूप विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में पारित हुआ और विधवा और बहुविवाह नामक पुस्तक भी ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने लिखी। अपने पुत्र के स्थान पर दूसरे उत्तराधिकारी को गोद लेने का अधिकार कब मिला? इसका आंसर है 1858 का अधिनियम। रानी विक्टोरिया का उद्घोषणा 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में हुए दरबार में हुआ था। उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। उसने ये कहा, जो देसी राजाओं के प्रति अभी तक जो नीतियां चली आ रही थी उसे इस दरबार में समाप्त कर दिया गया। इसमें कहा गया था, जिन देसी राजाओं के कोई पुत्र नहीं हुआ करता था वो दूसरे पुत्र को गोद ले लेते थे। उसे ईस्ट इंडिया कंपनी उसे दत्तक पुत्र नहीं मानती थी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी और उन राजाओं के बीच में संघर्ष हुआ करता था। इसके लिए 1858 में एक अधिनियम लाया गया। इसमें कहा गया कि अब विजय और विलय की जो नीति चली आ रही थी उसे हमने त्याग दिया और विजय और देसी राजाओं को ये अधिकार दे दिया गया कि अब वो दूसरे पुत्रों को गोद लेने का अधिकार दे दिया गया। किस नवपाषाणी पुरास्थल स्थल से राख के टीले का साक्ष्य मिला है? इसका आंसर है शगनकल्लू। कर्नाटक में मैसूर के पास बेल्लारी जनपद में नवपाषाण कालीन शगनकल्लू से हमें नवपाषाण पुरास्थल से राख के टीले का साक्ष्य मिला है। पिकली हिल से भी हमें राख के टीले का साक्ष्य मिला है। राख के टीले का साक्ष्य हमें पशुपालन के साथ में मिलता है। कहा जाता है कि नवपाषाण काल के लोग अपने पशुओं को एक बाड़ में बंद कर देते थे। जो हमें भोजन प्राप्त होता था उसे शीत ऋतु में अग्नि से तापते थे और जो राख इकट्ठी होती थी वही राख का टीला नवपाषाण काल में प्राप्त हुआ है। राजपूतों के किस एक राज्य ने अकबर की अधीनता को कभी स्वीकार नहीं किया? इसका आंसर है मेवाड़। मेवाड़ राज्य ने कभी भी अकबर की अधीनता को स्वीकार नहीं किया। जिस समय अकबर ने मेवाड़ पर आक्रमण किया उस समय वहां का शासक राणा प्रताप था और राणा प्रताप और अकबर के बीच में कई संघर्ष हुए। जब राणा प्रताप की मृत्यु हो गई तो उसके बाद 1615 में राणा प्रताप का पुत्र अमर सिंह राणा ने जहांगीर से संधि कर ली और उनकी जहांगीर की अधीनता स्वीकार कर ली। भारतीय स्वाधीनता विधेयक को राष्ट्रीय स्वीकृति कब मिली? इसका आंसर है 18 जुलाई 1947 को। भारतीय स्वतंत्रता विधेयक 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश प्रतिनिधि एटली द्वारा हाउस ऑफ कॉमन्स में पेश किया गया। 15 जुलाई 1947 को हाउस ऑफ कॉमन्स में पारित होने के बाद इसे दूसरे दिन हाउस ऑफ लॉर्ड्स में स्वीकृति मिलने के बाद 18 जुलाई 1947 को राज्य की स्वीकृति मिल गई और ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली द्वारा 18 जुलाई 1947 को स्वीकृति प्रदान कर दी गई।
भारत का प्रथम किसान आंदोलन कौन सा था? इसका आंसर है बिजौलिया किसान आंदोलन। भारत का प्रथम किसान आंदोलन 1913 में सीताराम दास द्वारा शुरू किया गया और 1915 में विजय सिंह पथक इस आंदोलन से जुड़ गए। यह भारत का प्रथम किसान आंदोलन था। भारत का एकमात्र यहूदी भाषा कौन था? इसका आंसर है लॉर्ड रीडिंग। भारत का एकमात्र भाषा यहूदी भाषा लॉर्ड रीडिंग था। इसके शासनकाल में चोरी चोरा कांड और स्वराज पार्टी का गठन और इन्हीं के गवर्नर शासनकाल में रॉयल एक्ट जैसा अधिनियम निरस्त हुआ था। इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ का समकालीन भारतीय राजा कौन था? इसका आंसर है अकबर। इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम का समकालीन भारतीय राजा अकबर था। दिसंबर 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना भारत में हुई। उस समय इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम थी, जो भारत के मुगल सम्राट अकबर के समकालीन थी। अकबर का शासनकाल 1556 से 1605 तक था और रानी एलिजाबेथ भी इन्हीं के शासनकाल में थी। ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता कौन सी थी? इसका आंसर है 1764 का बक्सर युद्ध। बाईस अक्टूबर 1764 को अंग्रेज कैप्टन मुनरो और बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध का नवाब सिराजुद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के बीच में अंग्रेजों के बीच में युद्ध हुआ था। उस समय इन तीनों सेनाओं ने ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध लड़ाई लड़ी थी, जिसमें अंग्रेज सेनापति कैप्टन मुनरो ने इन तीनों की संयुक्त सेनाओं को पराजित कर दिया और अब भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के या अंग्रेजों का कोई प्रतिद्वंदी नहीं रहा। महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक किससे संबंधित है? इसका आंसर है बाहुबली। महामस्तकाभिषेक जैन धर्म का एक उत्सव है, एक महत्वपूर्ण उत्सव है। जो 12 वर्ष के अंतराल के बाद कर्नाटक में श्रवणबेलगोला में मनाया जाता है। यहाँ पर भगवान गोमतेश्वर बाहुबली की 18 फुट ऊंची प्रतिमा है। किस वर्ष बंबई में पहली भारतीय कपड़ा मिल की स्थापना हुई थी? इसका आंसर है 1854 में। सूती वस्त्र की पहली मिल 1818 में कोलकाता में फूड क्लस्टर में शुरू की गई थी, किंतु यह असफल रही। भारत में प्रथम सूती कपड़ा वस्त्र मिल की इसकी स्थापना बंबई में 1854 में कावासी डाबर द्वारा की गई थी। इस कंपनी का जो कंपनी बंबई में स्थापित की गई थी उसका नाम है स्पाइनिंग एंड वीविंग बॉम्बे नाम रखा गया था इस कंपनी का नाम। नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणावर्ती अभियान को किसने रोका था? इसका आंसर है पुलकेशिन द्वितीय। दक्षिणावर्ती अभियान को रोकने का प्रयास पुलकेशिन द्वितीय ने किया था। जब हर्षवर्धन अपनी राज्य का विस्तार करते हुए पश्चिमी सीमा नर्मदा नदी पर पहुंच गए, उसी समय पुलकेशिन द्वितीय भी उत्तर भारत की ओर अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था। इसमें पुलकेशिन द्वितीय और सम्राट हर्ष के बीच में युद्ध हुआ। इसका उल्लेख हमें ऐहोल अभिलेख से मिलता है।
कि और साथ ही ह्वेनसांग के विवरण से भी मिलता है कि पुलकेशिन द्वितीय और सम्राट हर्ष के बीच में युद्ध हुआ था। बाल विवाह की प्रथा किसके काल में आरंभ हुई थी? इसका आंसर है कुषाण काल। कुषाण काल में बाल विवाह जैसी प्रथा का प्रारंभ हुआ था। इस काल में स्त्री के उपनयन की समाप्ति के बाद इनके विवाह कर दिया जाता था और इनकी स्थिति समाज में अत्यंत निम्न स्तर की थी। स्त्री के विवाह की आयु 8 से 10 वर्ष रखी गई थी। इसका प्रमाण हमें कुषाण काल में मिलता है बाल विवाह प्रथा का। चाय कंपनी की स्थापना भारत में कब हुई? इसका आंसर है 1839 में। असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना 1839 में की गई। 5 लाख रुपए की पूंजी के साथ इस कंपनी की स्थापना इंग्लैंड में हुई और इसका मुख्यालय नजीरा असम में रखा गया। द असम कंपनी भारत की सबसे पुरानी एक व्यवसायिक चाय कंपनी है जो वर्तमान में आज भी है। किस युद्ध में प्रथम बार तोपों का प्रयोग किया गया? इसका आंसर है 21 अप्रैल 1526 को। दिल्ली का सुल्तान इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। इस युद्ध में बाबर और इब्राहिम लोदी की लड़ाई हुई थी। इसमें एक बार ऐसा लगा कि इब्राहिम लोदी द्वारा बाबर पराजित हो जाएगा, लेकिन बाबर द्वारा जब अपनी तोपों का प्रयोग किया गया इब्राहिम लोदी की सेना के विरुद्ध, तो बाबर की तोपों के सामने इब्राहिम लोदी की सेना ठहर न सकी और पराजित हो गई। इस प्रकार बाबर ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया और इब्राहिम लोदी की पराजय हुई। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें जिससे हमारी वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू।